कार्यक्रम के इस पड़ाव पर अब हम पैनल चर्चा का एक आयोजन कर रहे हैं जिसका विषय है डिजिटल का तेजी से बढ़ता प्रभुत्व और भविष्य की पत्रकारिता। इस चर्चा में मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा मैं श्री अजय शुक्ल, एडिटर इन चीफ द प्रिंसिपल। आप सभी से दरखास्त करूंगा कि तालियां आप बजाते रहें जब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे अतिथिगण को स्टेज पर। ऋचा जैन कालरा, एडिटर इन चीफ अच्छी खबर। जयदीप कार्णिक, एडिटर अमर उजाला डिजिटल। श्री चित्रा त्रिपाठी, एडिटर स्पेशल प्रोजेक्ट्स आज तक। विनीता यादव, एडिटर इन चीफ न्यूज नशा व समाचार फॉर मीडिया। और मॉडरेटर हैं हमारे इस पैनल के आनंद पराशर जी। ये तालियां ऐसे ओके, मैं नहीं, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। आई एम सॉरी अबाउट दिस। आप सभी से दरखास्त करूंगा अपने महंगे फ़ोन प्लीज़ एक बार टेबल्स पे रख दें। सबके सब महंगे फ़ोन टेबल पे रख दें। अगले 30 सेकंड का अगर समय आप मुझे उधार दे पाएँ, मैं बहुत ही आभार प्रकट करूंगा अपना बाद में। एक हाथ आप ऐसे कर सकते हैं अपना, प्लीज़ अपना उल्टा हाथ ऐसे रख लीजिए जी। आप सब सर, आप भी कर लें, गुस्सा क्यों है आप, समझ नहीं आया। दूसरा हाथ ऐसे कर लीजिए। अब इससे एक सेंटर में ऐसे टैप करना शुरू करें, थोड़ा सा कर दीजिए सर। आप भी थोड़ी सी खुशी होगी मुझे, वो लाल कोट वाले अगर साहब थोड़ी सी मेरी बात सुने तो। फिर 2 से करें। अच्छा, नीचे कर रहे हैं आप, वेरी गुड सर। ये अंडर द टेबल, ये भी बढ़िया है। 3 से शुरू करें सर, 4 से करें, अब ऐसे 5 से करें। तो यही तालियां कंटिन्यू करें जब तक ये स्टेज पर हैं। थैंक यू सो मच सर, ऑल योर्स। शुक्रिया रविंद्र। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा हमारे जो जूरी चेयर हैं श्री शशि शेखर जी का। एक पूरे प्रोसेस में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हमारे जितने भी जूरी मेंबर्स हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ हैं, एक फ़ोन कॉल पे वो मेरे आए हैं, इतना प्यार और इतना स्नेह आप लोग समाचार फॉर मीडिया को देते हैं, चाहे वो वेद प्रताप वैदिक जी हो, विनोद अग्निहोत्री जी हो, नवीन जी हो, वाशिंद्र मिश्रा जी हो। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। और वेद प्रताप वैदिक जी जा रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम इन्हें विदा करें। थैंक यू सो मच। हम सभी जानते हैं कि पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं ये। इनकी जेएनयू वाली स्टोरी आपको पता ही होगी कि अड़ गए थे ये कि हिंदी में शोध पत्र जारी होगा और संसद में बहस हुई थी, तो तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। ये पहले देश के ऐसे पत्रकार हैं जिनके ऊपर संसद में बहस हुई थी, इसलिए इन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है। थैंक यू सो मच। तो आज इस पैनल का आयोजन किया गया है मेरी टीम की ओर से, डिजिटल का तेजी से बढ़ता प्रभुत्व और भविष्य की पत्रकारिता। मेरे पैनल में 5 लोग शामिल हैं और सब लोग किसी न किसी तरीके से डिजिटल से जुड़े हुए हैं। चित्रा त्रिपाठी जी आप जानते हैं, आज तक की एडिटर हैं स्पेशल प्रोजेक्ट्स, जो अपना शो करती हैं उसके बाद फेसबुक लाइव करती हैं। डिजिटल की ताकत इंडिया टुडे ने सबसे पहले समझी और तक को एक अलग से ही इन्होंने एक स्पेशल प्रोजेक्ट्स के रूप में पेश कर दिया है। विनीता यादव जी हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि स्टिंग ऑपरेशंस की क्वीन है। इन्होंने एबीपी न्यूज़ में बहुत बड़े बड़े स्टिंग ऑपरेशन किए हैं। इन्होंने अपना न्यूज़ नशा लॉन्च किया, आज 5 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं जी। अजय शुक्ल जी हैं, आप सब लोग जानते हैं, ITV नेटवर्क के फॉर्मर एडिटर इन चीफ हैं। इन्होंने भी टीवी छोड़ी और अखबार में भी काम किया इन्होंने। वर्तमान में ये भी अपना डिजिटल चला रहे हैं। जयदीप कार्णिक जी के बारे में सब लोग जानते हैं, वेव दुनिया नई दुनिया से जो इनका सफ़र शुरू हुआ, मध्य प्रदेश से अब ये दिल्ली आए हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक बने। ऋचा जैन कालरा जी मेरे बगल में बैठी हैं, आप सब लोग जानते हैं NDTV एक ऐसा संस्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि एंकरिंग अगर सीखनी है तो NDTV देखो। और NDTV में बहुत समय इन्होंने बिताया है और आज ये भी अपना खुद का डिजिटल चला रही हैं। तो जितने भी मेरे पैनल में लोग हैं वो किसी न किसी तरीके से डिजिटल से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं अपना सवाल चित्रा जी आप ही से लेता हूँ। आप इकलौती हैं जो टीवी से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, और हम सब इस चीज़ को जानते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि 2019 में ही आपने इस चीज़ को समझ लिया था कि आने वाले जो चुनाव है वो टीवी से ज़्यादा मोबाइल और डिजिटल पे प्रतिक्रियाएँ आएंगी। टीवी में भी आप काम करती हैं, फेसबुक लाइव, ट्विटर लाइव, यूट्यूब लाइव भी आप करती हैं, कैसा अनुभव है?
मुझे लगता है टीवी और सोशल मीडिया एक दूसरे के पूरक हैं, बजाय इसके कि हम उनको एक दूसरे के आमने सामने खड़ा करें। देखिए, सोशल मीडिया यकीनन बदलते दौर के साथ वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हुआ है और आप अपनी बात को पहुंचाते हैं, सीधे तौर पर दर्शक भी आपसे जुड़ जाते हैं, जो कभी कभी खींच भी उतारते हैं, कभी प्रशंसा करते हैं, कभी बहुत सारे सवालों के साथ खड़े रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश के जी। श्री ब्रजेश पाठक जी हमारे बीच है, हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। मैं चाहूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप इनका स्वागत करें। श्री ब्रजेश पाठक जी। जी चित्रा जी, अब आप कंटिन्यू करें। तो मैं आपको ये बता रही थी कि डिजिटल मीडिया और टीवी एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, डिजिटल मीडिया में जो चीज़ें चलती हैं, हालांकि उससे इतर जाते हुए जो टीवी पत्रकारिता है, मैं उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करूंगी, फिर मैं 2 लाइन में आपको डिजिटल मीडिया। टीवी का जो पत्रकार होता है वो 24 घंटे में कई बार ऐसा होता है जब 20 घंटे काम करता है। और अभी उत्तर प्रदेश इलेक्शन में कई बार ऐसा हुआ जब मैंने खुद 20-20 घंटे काम किया। मेरे साथ हमारे 2 कैमरा पर्सन थे, हमारे ड्राइवर थे, हम लोगों ने वहाँ पे बुलेट रिपोर्टर कार्यक्रम किया। इसके अलावा जब भी कोई भी बड़ी खबर होती है, वहाँ पर डिजिटल के ऊपर उतना दबाव नहीं होता है, लेकिन जो टीवी का पत्रकार होता है उसके ऊपर उतना दबाव, जैसे भी जहांगीरपुरी में जिस तरह से दंगे का मामला सामने आया, वहाँ पर डिजिटल मीडिया से कहीं ज़्यादा टीवी के पत्रकारों की मौजूदगी थी। डिजिटल मीडिया के लोग, मुझे ऐसा लगता है कि 10 घंटे काम करके इतर नहीं जाते हुए उससे, कि वो 1 घंटे 2 घंटे की स्टोरी बनाते हैं और फिर वो वायरल हो जाता है। जो टीवी का पत्रकार होता है वो वहां पर जाके 15 घंटे काम करता है और 18 घंटे की रिपोर्ट बनाता है और वो चलता रहता है चैनल पे। कई बार ऐसा होता है कि डिजिटल मीडिया को ज्यादा प्रमुखता देते हुए टीवी को अभी मौजूदा वक्त में कम करके आंका जा रहा है। जबकि मैं आपको सच्चाई बताऊं, जब हमारा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था, माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी इजाजत थे, कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ कि जब हमारे पास फोन आता था और लोग हमें कहते थे कि चित्रा जी, एक बार आज तक पे हम दिख जाएंगे तो अच्छा होगा, प्लीज हमारा इंटरव्यू बुलेट रिपोर्टर के लिए कर दीजिए। तो वो आज तक की टीवी की ताकत है। जहां तक बात रही डिजिटल मीडिया की, देखिए उसका सबसे बड़ा जो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि जो दर्शक आपका है, टीवी में हम सीधे देख नहीं पाते या उनको सुन नहीं पाते हैं। डिजिटल में क्या है, वो तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देगा। ज्यादातर तो भड़ास निकलते हैं, लेकिन तुरंत वो अपनी प्रतिक्रिया देता है। दूसरी चीज क्या है, डिजिटल के माध्यम से कई ऐसे मुद्दे, जैसे मैं अभी दंगल करके आ रही हूँ 1 घंटे का, अभी हमने एक इंटरव्यू किया और 7:30 बजे का शो रिकॉर्ड करके मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। तो टीवी में मुझे नहीं पता कि सामने वाले का क्या रिएक्शन है, लेकिन वही चीजें जैसे ही डिजिटल पर जाती हैं, वहां पर लोगों के कमेंट बताते हैं कि हमें क्या करना था, कौन से सवाल छूट गए, कौन से बाकी हैं। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश जैसे कई ऐसे राज्य हैं, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहां पर बहुत लंबे वक्त तक मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। उन तमाम जगहों पर एक बहुत बड़ी आबादी जो गांवों की है, वहां पर सोशल मीडिया उतना इम्पैक्ट नहीं करता है, लेकिन टीवी के माध्यम से लोग अपनी राय ज्यादा बनाते हैं। ट्विटर पे हम चीजों को ट्रेंड करा देते हैं, लेकिन ट्विटर के माध्यम से पूरा देश नहीं चलता, देश ग्राउंड पर जाकर चलता है। तो वो चाहे डिजिटल का हो, चाहे वो टीवी का हो, सबको ये काम करना होता है। और बजाय कि हमको डिजिटल और टीवी वालों को एक दूसरे के सामने दुश्मन बनाकर खड़े करने के, हमें ये देखना चाहिए कि हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। वही चीजें अखबारों को लेकर भी लागू होती हैं, मतलब तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हम एक दूसरे के या तीसरे के दुश्मन नहीं हैं। जी, थैंक यू। विनीता जी, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आपने एबीपी न्यूज़ में काफ़ी लंबे समय तक काम किया, आपने राजनीति भी आप कवर करती थी, एंटरटेनमेंट भी आपने कवर किया, फिर आप स्टिंग ऑपरेशंस में गई, न्यूज़ नेशन आपने किया और फिर आपने डिजिटल शुरू किया। तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि 2018 के बाद आपने टीवी को अलविदा कहा और अपना न्यूज़ नेशन लॉन्च किया, आई थिंक 2019 में। क्या आपके दिमाग में उस समय चल रहा था, क्या आपको ये लग रहा था कि यार आने वाले समय में की प्रतिक्रियाएं, जैसा कि चित्रा जी ने कहा कि प्रतिक्रियाएं बहुत तेज़ी से आती हैं, टीवी में चीज़ें फिल्टर होकर के जाती हैं, टाइम लगता है, पहले रिपोर्टर भेजेगा, फिर वो इनपुट पे आएगी, इनपुट से आउटपुट पे जाएगी, आउटपुट हेड उसको देखेगा, एडिटर इन चीफ उसको देखेगा, फिर एक स्पेशल प्रोग्राम बनेगा। डिजिटल में आप ग्राउंड पे खड़े, आपने स्टोरी वहाँ से लाइव चला दी और इस प्रकार की चीज़ें। तो टीवी से डिजिटल की जो आपकी यात्रा रही, उस एक्सपीरियंस के बारे में मैं चाहूँगा कि आप इन युवा पत्रकारों के साझा करें। वैसे तो बहुत ही आसान सवाल पूछा आपने आनंद, क्योंकि इसको समझाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि डिजिटल को समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है
कि किस तरह से डिजिटल आपको एक्सेप्ट करता है और आप डिजिटल को एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि अभी चित्रा ने जो बातें कही हैं उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो ग्राउंड पर टीवी के लिए काम करना, क्योंकि मैंने खुद 18 साल काम किया, जब वो काम करना और फिर डिजिटल में आकर काम करना, क्योंकि अभी जैसे ग्राउंड पे जा कर के जब हम काम करते हैं और टीवी का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, उसमें वहीं पर मुझे लगता है कि डिजिटल के लिए कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज उतने ज़्यादा नहीं है। मुझे खुद कई सरकार के कई अधिकारी हैं और मंत्री भी हैं जो ये पूछते हैं कि ये खर्चा कहाँ से आ रहा है, आप चला कैसे रहे हैं इसको। तो आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, आपको उसी के बीच में रहकर टीवी से बेहतर काम करना है। क्योंकि ब्रिजेश पाठक जी इधर बैठे हैं और अभी थोड़े दिन पहले इनका एक वीडियो वायरल हुआ था। टीवी पर अगर वो खबर चलती तो वो टीवी पर खबर चल के आगे बढ़ जाती है, लेकिन जब वीडियो वायरल होता है तो बड़ी तसल्ली मिलती है, जी हम वायरल हुए हैं, तो फ़र्क पड़ता है उसका, यानी कि इम्पैक्ट आपको हाथों हाथ मिलता है। उस वीडियो का भी जिक्र कर दो, आप अस्पताल में गए थे निरीक्षण करने के लिए। तो मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जब डिजिटल की हम बात कर रहे हैं, रही बात जो आपने कहा कि कितना फ़र्क पड़ा, मैं जब न्यूज़ नेशन में थी तो वहीं पर जहाँ मेरा केबिन था उसके सामने ही पूरा एक डिजिटल की टीम बैठती थी, काफ़ी सारे लोग बैठते थे। मुझे लगता था ये लोग क्या करते हैं, मैं जाके एक बार देखूं। मैंने देखना शुरू किया, 1-2 एपिसोड्स बनाए, वहीं से मुझे इंटरेस्ट आया कि बहुत कुछ डिजिटल में किया जा सकता है। क्योंकि जब मैं उसके लिए पैकेजिंग कर रही थी, डिजिटल के लिए खुद अपना एक प्रोग्राम बना रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि टाइम बाउंडेशन वहाँ बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप खुलकर बोल सकते हैं। विनोद अग्निहोत्री जी इधर बैठे हैं, अशोक वानखेड़े जी उधर बैठे थे, अभी हमारे तमाम सीनियर जर्नलिस्ट जो हमारे पैनल पर आते हैं। एंड मुझे लगता है कि जब वो आकर 1 घंटा बोलते हैं राजनीति पर और 1 घंटे में 5 लाख लोग उन्हें वॉच करते हैं, आप समझिए कि कितने लोग आप 1 मिनट किसी को आप कहेंगे देखिए बोल रहे नहीं सुनना है करके, लेकिन वहाँ पर 1 घंटा जब विनोद जी अगर वहाँ बैठकर रोज़ बोल रहे हैं, आपको पता है उत्तर प्रदेश के चुनाव की मैं बात करूं, इतने लोगों को पता है कि ये क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, इनकी सोच, अब ये जवाब, ये सवाल है तो ये जवाब ये जाएगा। तो यानी कि आज की तारीख में जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी सोच, उनके विचार डिजिटल के द्वारा लोगों तक इस तरह से पहुंच गए हैं जो शायद आपकी टीवी चैनल पर प्रॉपर एक फॉर्मेट में फिट नहीं होते, लेकिन डिजिटल में बहुत फिट होते हैं। और डिजिटल में मैं आपको बताऊं कि जब रेवेन्यू की भी बात आती है तो ऐसे ही प्रोग्राम, अजय जी तो मेरे साथ बैठे, अजय जी तो खुद हमारे साथ इतनी बार जुड़ते हैं उसमें, तो आगे से डिमांड आती है, लोग लिखते हैं कि अजय जी कहाँ हैं, विनोद जी कहाँ हैं, उनको क्यों नहीं लेके आए, बहुत दिन हो गए हैं। तो यानी कि हम वो चीज़ अपने वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा अच्छे से एनालाइज करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि आप और हम, जैसे जितना है मैं हूँ, हम लोग फिर भी 40 अभी टच कर रहे होंगे या अंडर 40 होंगे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हाँ कुल मिलाकर के इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे जितना जीवन है उतना उनका एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस को वो जब आकर के डिजिटल पर बोलते हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये मैंने एक बहुत बड़ा चेंज अभी पिछले कुछ वक्त में देखा है। आप देखिए जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अब उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है डिजिटल पर ख़ास तौर से, और 1-1 घंटा कोई किसी को सुन नहीं सकता है जितना लोग वहाँ पर बैठकर। और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अगर हम बात करें तो जो डिबेट शोज़ हैं, आज तक में डिबेट शोज़ पहले नहीं हो रहे थे, मैंने नोटिस किया डिजिटल में, बाद में वो शुरू हुए, क्योंकि डिबेट शोज़ को लोगों ने बहुत देखा है, व्यूज़ आते हैं, लाइव शोज़ के व्यूज़ उससे ज़्यादा आते हैं, जितनी वीडियो स्टोरीज आप अपलोड करते हैं उससे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के लोग आपके जहन से समझना चाह रहे हैं ये पॉलिटिकल सिनेरियो है क्या। और डिजिटल में सबसे ज़्यादा वैल्यू जो मुझे समझ में आ रही है, एंटरटेनमेंट और वो सब तो है, लेकिन जहाँ पर चुनाव है वहाँ लोगों की नज़र डिजिटल पर पूरी तरह से गड़ जाती है कि अब क्या होने जा रहा है। यहाँ तक कि जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे उस दिन खबर टीवी पर भी इस तरह से आ रही थी कि डिजिटल सर्वे वर्सेस टीवी सर्वे हो गया था। तो अब एक मुझे लगता है क्रिएट हो गया था। एक छोटी सी लाइन जोड़ दूं, चूंकि मैं आज तक का प्रतिनिधित्व करती हूं यहाँ पर बैठकर। जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के, उस दिन आज तक को अलग अलग यूट्यूब के जरिए 15 लाख लोग एक साथ देख रहे थे, और ये हिंदुस्तान में पहली बार इतना बड़ा रिकॉर्ड बना है। समाचार फॉर मीडिया ने स्टोरी भी की थी। हाँ जी, मैंने शेयर भी की थी जी। अजय शुक्ल जी, हम बात कर रहे हैं भविष्य की पत्रकारिता पे। मुझे एक बार किसी साधु ने कहा था कि अगर किसी का भविष्य जानना हो तो उसका भूतकाल देख लो।
भविष्य पता चल जाएगा। तो जब हम भूतकाल की बात करें और अखबार की बात ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। विनोद अग्निहोत्री जी हैं, शशि शेखर जी हैं, संजय द्विवेदी जी हैं, मैंने सबका इंटरव्यू किया हुआ है। ये लोग मुझे बताते थे कि यार आनंद स्टोरी आने में ना 2 दिन लग जाते थे, फिर टाइपिंग होती थी, फिर क्रॉस चेक होता था, रात को 3-3 बजे तक ऑफिस में बैठे रहते थे तो अखबार निकलता था। आज आपका कैमरामैन ग्राउंड पे है डिजिटल में, आप अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, एडिटर इन चीफ द प्रिंसिपल, वहाँ पे वो लाइव करता है, स्टोरी लैपटॉप पे टाइप होती है और वो पब्लिश हो जाती है, 10-15 मिनट में चीज़ें हो जाती हैं। अखबार की कीमतें बढ़ रही हैं, टीवी के व्यूअर्स घट रहे हैं। आपको क्या लग रहा है आने वाले समय में कि क्या डिजिटल जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्या आने वाले समय में अखबार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा? देखिए, जब आपका गुरु सामने बैठा हो तब आप जब कुछ बोलने को होता है तो बड़ा डर लगता है। और मेरे गुरु शशि शेखर जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनके चरणों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करूँगा। मैंने उनसे सीखा है। उन्होंने एक चीज़ मुझे, मैं जब हिंदुस्तान में संपादक था उस दौर में उन्होंने मुझे एक चीज़ कही, एक घटना हुई और उस पर मैं उनसे गाइडलाइन लेने के लिए मैंने उन्हें कॉल किया कि सर इसको कैसे करना चाहिए, जो हमारे प्रतिद्वंदी अखबार हैं वो इस तरह से कर रहे हैं। उन्होंने मुझे एक चीज कही कि जो है, जैसा है, जहां है, उसे एक सलीके से, बड़ी तरीके से एथिक्स और वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए आप प्रस्तुत करें, आप सबसे आगे होंगे। और मैंने देखा कि कुछ दिन तो लगा कि शायद वो बहुत बेहतर नहीं रहा, लेकिन अंततः उसका रिजल्ट इतना बेहतर गया कि उस जगह को छोड़े आज मुझे कई साल हो चुके हैं, लेकिन वहाँ के लोग आज भी वो जो मंत्र दिया था शशि जी ने, वो मंत्र आज भी मुझे सम्मान दिलाता है वहाँ पर। तो मैं ये कहता हूँ, और यही चीज़ मैं डिजिटल हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, मैं जब ITV ग्रुप का एडिटर इन चीफ था तो उस दौर में मुझे कई बार हुआ, जो हमारे MD थे कार्तिक, उनसे कई बार मेरी कई चीज़ों को लेकर के इत्तेफाक नहीं होता था, लेकिन मैं अपनी चीज़ों को लेके और होता था और वो अपने ढंग से होते थे, लेकिन मैं उनको भी वही चीज़ कहता था जो शशि जी ने मुझे मंत्र दिया था, और उसके नतीजे बहुत बार हमें बहुत अच्छे मिले। तो इसलिए मैं मानता हूं कि वो चीज़ जो है शाश्वत सत्य है, और ये भूतकाल में भी थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी होगी। यदि आप इन चीज़ों को लेकर के चलेंगे और उसे सलीके से प्रस्तुत करेंगे, एथिक्स और वैल्यूज को रखेंगे, तो मुझे लगता है कि हो सकता है थोड़ी देर लगे, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें इतनी अच्छे से मिलेंगी जो आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलने के बाद भी आपको नहीं मिलती। आप एक और चीज़ देख लीजिए, मैंने बहुत सारे लोगों के पास देखा है बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन आज वो इस बात के लिए परेशान होते हैं कि उन्हें रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही, उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा है। आपको सम्मान मिलता है क्योंकि आप वैल्यूज को रखते हैं। मेरे मित्र, छात्र दिनों के मित्र हैं, ब्रजेश पाठक जी यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी जानते हैं कि जब से लेके आज तक मैं अपनी स्टाइल में जीता रहा हूँ, और वैसे ही मैं चला और चलते चलते जहाँ पर भी पहुँचा। और एक चीज़, सुप्रीत जी की मैं बात सुन रहा था कि अपनी मेहनत से और मुकाम आदमी पाता है, निश्चित रूप से मुझे अपने गुरुओं का आशीर्वाद मिला है और अपनी मेहनत के बूते मैं पहुँचा हूँ। तो मैं अपनी बात इसी के साथ समाप्त करते हुए इतना ही कहता हूँ कि शशि जी ने जो ये मंत्र दिया था, मुझे लगता है ये भविष्य की पत्रकारिता के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वजह है कि आज डिजिटल मीडिया इतनी तेजी से जा रहा है। और आप एक चीज समझिए कि किसी का भी आप इंटरव्यू करें, कोई प्रोग्राम करें या कोई चीज हो, आदमी आपसे कहता है कि लिंक शेयर कर दीजिएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि वैल्यू किसकी बढ़ रही है। और इससे आप देख सकते हैं, यदि यूएस की मार्केट को देखेंगे तो यूएस की मार्केट में जो डिजिटल मीडिया है उसका 98 बिलियन डॉलर का जो है संभवतः 2022 में हो जाएगा, और हिंदुस्तान का 8 बिलियन से ऊपर होता मार्केट दिखता है। तो ये है। धन्यवाद। जयदीप जी, जैसा कि मुझे बताया गया कि सिर्फ 5 मिनट है, तो मैं एक सवाल आपसे ले लेता हूँ। आप पैनल में हैं, इकलौते ऐसे हैं जिसके पास अखबार का भी सपोर्ट। मैं सीधे उस पर ही आ जाता हूँ ना, तो 2 मिनट उसके और बच जाएंगे जी, क्योंकि मेरे से अनुराग बत्रा जी की बेचैनी देखी नहीं जा रही है, और अनुराग बत्रा जी और ब्रजेश पाठक का आंखों आंखों में जो हो रहा है, तो डिजिटल तेज होता है, डिजिटल पढ़ लेता है। मैं डिजिटल में बहुत समय से काम कर रहा हूँ। मैं बहुत संक्षेप में बात कह दूंगा। सबसे पहले तो
भारत की हिंदी पत्रकारिता के वो नौजवान जो आज पुरस्कृत हो रहे हैं या जो दावेदार भी थे पर पुरस्कृत नहीं हो पाए, सबकी उनके लिए जोरदार तालियां, बधाइयां, शुभकामनाएं। आज का दिन उनका है। डिजिटल की यही खासियत है, हम अभी लीनियर हैं। अगर ब्रजेश जी को जाना है तो उनके समय का सम्मान करना पड़ेगा। आनंद और अनुराग जी इसी की रिकॉर्डिंग करके आप दे देते ना, तो जिसको रात को 2 बजे देखना है वो देख लेगा, जिसको सुबह 11 बजे देखना है वो देख लेगा। ये डिजिटल है, कन्वीनियंस है। अखबार जो है वो बाय अपॉइंटमेंट है, सुबह 18 पन्ने हैं कि 16 पन्ने हैं, उसी अखबार और टीवी जो संपादक है और जो न्यूज रूम है उसके प्रभुत्व के माध्यम में, और आज विषय में लिखा है डिजिटल का तेजी से बढ़ता प्रभुत्व और भविष्य की पत्रकारिता। इसको थोड़ा करेक्ट करूंगा, ये डिजिटल का तेजी से बढ़ता हुआ प्रभुत्व नहीं है भाई साहब, ये पत्रकारिता का डिजिटल के माध्यम से तेजी से बढ़ता हुआ प्रभुत्व है। और भविष्य की पत्रकारिता के लिए बहुत सुखद है, क्योंकि वो पत्रकार जिसकी बायलाइन उसके संस्करण क्षेत्र में छपकर रह जाती थी, वो पत्रकार अब पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, अमेरिका में, टोक्यो में, लंदन में पढ़ा जाता है, क्योंकि डिजिटल ने संभव बनाया। चित्रा जी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि कोई पत्रकारिता एक दूसरे के बरक्स हमको खड़ी नहीं करनी चाहिए। शायद विषय भी वो नहीं है, भापना गलत हो जाता है। हर माध्यम का अपना महत्व है। टेलीविजन के सामने चित्रा त्रिपाठी का दंगल देखने के लिए बाय अपॉइंटमेंट बैठा है, और वो अगर बैठा है तो वो उसका महत्व है। लेकिन डिजिटल पर यूजर का और उसके टाइम का और उसके अपॉइंटमेंट का महत्व है। हम 2003 और 4 से वहां आ गए। 3 और 4 में बीबीसी डिजिटल में सलमा जैदी संपादक थी, और हम सोचते थे डिजिटल में लोग क्यों नहीं आते। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में जाइए तो कहते थे अखबार में जाना है या टीवी में एंकर बनना है और नाम कमाना है। आज हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल का प्रभुत्व बढ़ रहा है। महत्व पत्रकारिता का है, माध्यम कोई भी हो। हमारे जो मूल में है पत्रकारिता के, वो है जनसंचार, मास कम्युनिकेशन, सूचना को, खबरों को, विचारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। हमने ढोल नगाड़ों से पहुंचाया, ताड़ पत्रों से पहुंचाया, रोटी बटती थी स्वतंत्रता संग्राम में उससे पहुंचाया, ट्रेडल पर छपने वाले अखबार से पहुंचाया, रेडियो से पहुंचाया, टेलीविजन से पहुंचाया, अब डिजिटल से पहुंचा रहे हैं। माध्यम से ज्यादा महत्व पत्रकारिता और विचार का है, वो शाश्वत है, वो बना रहेगा। माध्यम बदल जाएंगे। जैसा कि मैं कहता हूं, 400 साल पहले, 500 साल पहले जब कबीर हुए थे तब ट्विटर नहीं था, गालिब हुए थे तब फेसबुक नहीं था। फेसबुक पर गालिब साझा होते हैं, ट्विटर पर कबीर रीट्वीट किए जाते हैं। आपके विचार में दम होगा तो आपकी पत्रकारिता हर माध्यम पर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। भविष्य की पत्रकारिता उस पत्रकार की है जो माध्यम के साथ साथ अपनी पत्रकारिता में निखार लाए, मल्टीमीडिया का जर्नलिस्ट बने। इस बात को तवज्जो दे कि जब टीवी पर व्यक्ति देख रहा है तब भी उसको दिखे। अगर अमर उजाला अखबार व्यक्ति पढ़ता है और फोन पर खबर वो देख रहा है तो अमर उजाला डिजिटल की खबर उसको दिखे। और अमर उजाला की न्यूज रूम जो खबर तैयार करती थी और केवल 5 या 7 राज्यों में प्रसारित होती थी, वो अब देश भर में प्रसारित होती है, दुनिया भर में प्रसारित होती है। और अमर उजाला डिजिटल के पत्रकार सारी दुनिया में जाने जाते हैं, केवल वहां पर नहीं जहां पर वो अखबार पढ़ा जाता है। ये डिजिटल की ताकत है, इसको पहचान लीजिए। भविष्य की पत्रकारिता आपको पता लग जाएगी। इस चर्चा में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया जयदीप जी। और आखिर में मैं चाहूंगा कि एक छोटी सी बात, सॉरी, क्योंकि चित्रा जी डिजिटल के पत्रकार भी 24 घंटे काम करते हैं और ज्यादा काम करते हैं। एक छोटी अब आपने सवाल पूछ लिया तो मैं जवाब दे दूं। बहुत बार ऐसा होता है जब विजुअल निकाल के हम लोग लेकर आते हैं और उस वीडियो को देखकर कॉपी लिखकर सारा आप लोग लेकर जाते हैं आज तक में क्रेडिट। शायद ये सुविधा होगी, बहुत सारे डिजिटल के न्यूज रूम आज तक के बिना भी चल रहे हैं, वहां के पत्रकार 24 घंटे काम करते हैं। आखिर में मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, क्योंकि डिजिटल का विद्यार्थी रहा हूं, बहुत मुझे मालूम है समय की सीमा। ब्रजेश जी है ना? हाँ, धन्यवाद। अनुराग जी मत चिंता करो, नहीं जाएंगे पुरस्कार दिए बिना। हाँ, देख लिया, विनोद जी ने कह दी। ये बात इसलिए जरूरी कि हम सब पत्रकार हैं। मैं तो नीचे मंच पे सईद के साथ बैठा था तो मैं कह रहा था कि सब पत्रकार हैं, सब जानते हैं यहाँ क्या ज्ञान दिया जाए। हम लोग तो दिन रात वही करते हैं जिसके बारे में कोई नया व्यक्ति होता जिसको पत्रकारिता के बारे में बताना हो तो इसका थोड़ा मजा। एक बहुत अच्छी बात आपको बताता हूँ, अखबार वाले को रात को 10 बजे पता होता है कि इतनी जगह, शशि जी तो आपने संस्करण क्लोज कर दिया, बड़ी ब्रेकिंग आएगी तो प्लेट बदलेगी, नहीं तो कलर की प्लेट बदलेगी, तो सुबह पूछा जाएगा भाई इतना पैसा क्यों लगा दिया। टेलीविजन जो बड़ी खबर ब्रेक हो रही है, आप रशिया यूक्रेन पे हैं तो ज्यादा से ज्यादा स्क्रॉल चला सकते हैं। मेरे अमर उजाला डिजिटल के साथी बैठे हैं, कुछ पुरस्कृत भी हुए हैं भाई। वो स्पोर्ट्स की सर, उसमें वो ये नहीं कह सकता सर रशिया यूक्रेन पे लगा था। अगर इस वक्त 300 खबरें गिर रही हैं तो उन 300 में अगर 300 महत्वपूर्ण है तो वो अमर उजाला डिजिटल पर होनी चाहिए। इसलिए डिजिटल के पत्रकार को बल्कि ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि हर खबर डिजिटल पर जानी है। टेलीविजन पर आउटपुट ने तय कर दिया सुप्रिया जी की इतनी ही जाएगी तो वही जाएगी, मेन स्क्रीन टाइम उसी को मिलेगा। अखबार में संपादक ने तय कर दिया मेरे 16 पन्ने में इससे ज्यादा जगह नहीं है। डिजिटल का दिल बहुत बड़ा है, उसमें बहुत जगह है। आप कह ही रही थी
सही कह रही थी विनीता जी कि अगर विनोद अग्निहोत्री जी 1 घंटा हमारे लाइव में बोलना चाहते हैं, इनका कुरुक्षेत्र का कॉलम छपता है अखबार में, अगर छपेगा तो इनको बोल दिया 700 शब्दों से ज्यादा नहीं। मैं कहता हूं विनोद जी विषय अच्छा है तो 7000 लिखिए, लोग पढ़ेंगे, मेरा रीड टाइम बढ़ेगा तो मेरे को ज्यादा विज्ञापन मिलेगा। अनुराग जी शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया जयदीप। नहीं, मैं इसमें आखिरी 2 मिनट एक चीज बता दूं, एक बात बता दूं बिल्कुल भी समय नहीं है कि हमारे पास। जैसा इन्होंने कहा कि अखबार में नहीं होता है, मैंने इस प्रयोग को बताता हूं। शशि जी उन दिनों एडिटर इन सर, चीफ थे अमर उजाला नहीं लगता ऋचा के, जी और उस दौर में एक घटना हुई चंडीगढ़ में, रात को अचानक अखबार को पूरा बदल सर, करके आखिरी वो 2 मिनट किया हम ऋचा जी को दे गया। दें। इसी तरीके से मथुरा में घटना हुई थी जवाहर बाग की, अखबार दिन में छाप करके। सर और दिन में मैं करके रिक्वेस्ट दिखाया था, ये भी सर एक बड़ी चीज रिक्वेस्ट है सर, एक रिक्वेस्ट है। आखिरी 2 मिनट, We एक have मिनट only ऋचा 2 जी। minutes, literally we are ऋचा out जी, of आप time. बोलिए, ऋचा Last comment please, last comment and we begin the awards please. खैर मेरे हिस्से में बहुत कम वक्त आया है, लेकिन कम वक्त में मैं कुछ ज़्यादा कहने की कोशिश करूँगी। 18 साल टीवी में एंकरिंग करने के बाद मैंने डिजिटल की तरफ जब कदम बढ़ाए तो मैंने रियलाइज़ किया कि टीवी में आपके पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट ग्रुप होता है, एक टीम होती है। डिजिटल में जब आप खुद काम कर रहे होते हैं, आपके साथ शायद टीम हो ना हो, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके पास उतने संसाधन नहीं होते, आपके पास एक चुनौती होती है एक बार फिर से सब कुछ दिखाने, साबित करने की। और डिजिटल में मुझे लगता है कि ब्रेकिंग न्यूज़ के इतर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ब्रेकिंग न्यूज़ मॉडल पर चल रहा है, और मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, उसके इतर भी न्यूज़ में बहुत कुछ है। पत्रकारिता, जैसे वेद जी कह रहे थे, खबरपालिका सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, ऐसी बहुत सारी खबरें हैं इस बड़े देश के गली कूचों में, शहरों में, राज्यों में, जो कि रिपोर्ट नहीं होती, जिन्हें जगह नहीं मिलती, या फिर वो ड्रॉप हो जाती है जैसे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो उन्हें कहाँ जगह मिले। उनके लिए डिजिटल है। और कोविड ने एक विस्फोट किया है पत्रकारिता की दुनिया में। जो लोग डिजिटल को उतनी गंभीरता से नहीं लेते थे वो भी अब ले रहे हैं, और इसकी रीच ने ये साबित किया है कि उन लोगों के लिए जगह है जो निष्पक्ष रहकर वैचारिक तौर पर दबाव में आए बगैर अपनी बात कहना चाहते हैं, जिसकी स्पेस, जिसकी जगह मेन स्ट्रीम मीडिया में हम देख रहे हैं कि सिकुड़ती जा रही है। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बहुत सारे विजेताएं हैं यहाँ पे, सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई। बस 2 लाइन में अपनी बात को कहना चाहूंगी। देखिए, टीवी को लेकर हमेशा हर दौर में आलोचना होती रहेगी, क्योंकि टीवी इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर है। और सुप्री जी कितने ज्यादा ताकतवर हैं ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आप आज तक कह रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज बता दूं, 22,000 किलोमीटर का सफर मैंने तय किया है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में। यूपी के बहुत सारे ऐसे गांव रहे जिसको मैंने कवर। एक लाइन विजय जी मुझे इजाजत देंगे, बस एक लाइन मेरी बात सुन लीजिए। क्योंकि आलोचना करना बहुत आसान होता है, ग्राउंड पर जाकर काम करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कहा कि हमारे विजुअल्स पे स्टोरी आती है, डिजिटल हमसे इतर नहीं है, वो हमारा पूरक है। लेकिन टीवी पत्रकारों को चूंकि सबसे ज्यादा उम्मीदें हमसे हैं, इसलिए हमें सबसे ज्यादा निशाने पर लिया जाता है। हर जगह आप कहीं भी जाएंगे, मैंने आपको बताया 22,000 किलोमीटर का सफर मैंने तय किया, हमारे साथ हमारी आज तक की टीम थी। कहा जाता है मीडिया के ऊपर दबाव होता है, मैंने 100 से ज्यादा एपिसोड कवर किए अपने शो के लिए। मुझे नहीं लगता है कि मेरे सुप्रिया जी या मेरे ऑफिस से कभी किसी ने कुछ कहा हो कि इनको इतना क्यों दिखाया, ये स्टोरी ऐसे क्यों बनाई, इनका इंटरव्यू इतना क्यों लिया। तो टारगेट करना तो बहुत आसान होता है, मगर ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है। और जब आप करके आए तब आप चैलेंज करें, अगर नहीं किया हो तो सिर्फ वीडियो देखकर और खूब स्क्रिप्ट लिखकर अपनी बातों को कह देना बहुत आसान थैंक यू होता सो है। मच चित्रा जी, विनीता जी, अजय जी, जयदीप जी और ऋचा जी, कालरा जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा मैं, समय की कमी होने की वजह से हम आपको और नहीं सुन पाए। अगेन थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस। एक बार जोरदार तालियां पूरे पैनल के लिए हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।